क्या हो अगर हम जो स्क्रीन पर दिखने वाले 100 शेयर्स की खरीद बिक्री का डेटा है ना, वो सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा हो? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर सच्चाई यही है। बिल्कुल। मतलब मान लीजिए जो टिक डेटा और वॉल्यूम एक आर्म ट्रेडर अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर देखता है, वो बाजार का शायद केवल 1% है, और असली बाजार तो पूरी तरह से अदृश्य होकर काम कर रहा है, जिसे हम देख ही नहीं सकते। सही कहा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद आप नेक्स्ट बिग इनसाइट मिस करने वाले हो। अक्सर जब हम ट्रेडिंग की दुनिया पर चर्चा करते हैं ना, तो किताबों में एक बहुत ही साफ सुथरी तस्वीर पेश की जाती है। मतलब चार्ट्स देखिए, पैटर्न पहचानिए और अपना ट्रेड ले लीजिए, और सब कुछ बहुत आसान लगता है। हाँ, लेकिन आज हमारे सामने जो स्रोत हैं, खासतौर पर जो एडगर पेरेस की किताब है ना, द स्पीड ट्रेडर्स, उसका जो हम आज गहरा विश्लेषण कर रहे हैं, वो एक ऐसी दुनिया से पर्दा उठाता है जहां नियम पूरी तरह से अलग हैं। बिल्कुल अलग। वहां आम नियम काम ही नहीं करते। तो आज के इस डीप डाइव का मिशन ही यही है कि उस छिपी हुई दुनिया को डीकोड किया जाए, जहां हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी HFT एल्गोरिदम्स और विशाल वित्तीय संस्थान अपना खेल खेलते हैं। हमें यह समझना है कि डार्क पूल्स का असली रहस्य क्या है, और सबसे अहम बात, इस पूरे संस्थागत मैनिपुलेशन के बीच एक आम इंसान अपनी पूंजी कैसे बचा सकता है। ये बहुत ही गंभीर और जरूरी विषय है, क्योंकि जो तस्वीर रिटेल ट्रेडर्स को दिखाई जाती है ना, और जो असली हकीकत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। एडगर पेरेस अपनी किताब में बहुत साफ तौर पर बताते हैं कि शेयर बाजार कोई ऐसा मैदान नहीं है जहां सबको समान मौके मिलते हों। ये तकनीक, स्पीड और अथाह पूंजी वाले बड़े खिलाड़ियों का एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां सूचनाएं आम इंसान तक पहुंचने से पहले ही मशीनों द्वारा प्रोसेस हो चुकी होते हैं। मतलब हमारे सोचने से पहले ही ट्रेड हो चुका होता है। हाँ, एग्जीक्यूट भी हो चुका होता है। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, बल्कि हम उसके काम करने के तरीके को समझेंगे, मतलब उसके मैकेनिज्म को। ये जरूरी है। जब एक ट्रेडर लगातार नुकसान उठाता है ना, तो उसे लगता है कि उसने कैंडलस्टिक या चार्ट पढ़ने में कोई गलती कर दी। लेकिन असली बात यह है कि वो एक ऐसे गेम का हिस्सा है जिसे डिजाइन इस तरह किया गया है कि बड़े संस्थान छोटे ट्रेडर्स की लिक्विडिटी का इस्तेमाल कर सके। और यहीं से हमारी चर्चा उस सबसे रहस्यमयी चीज की तरफ मुड़ती है जिसे मार्केट में डार्क पूल्स कहते हैं। डार्क पूल्स। हम सभी जानते हैं कि पब्लिक एक्सचेंज होते हैं, जैसे NSE या NYSE, जहां ऑर्डर बुक सबको दिखाई देती है। लेकिन स्रोत बताता है कि दुनिया का जो स्मार्ट मनी है, यानी बड़े हेज फंड्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स, वे अपनी असली डील्स वहां करते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं करते। तो ये डार्क पूल काम कैसे करता है? मतलब इसे पब्लिक की नजरों से छिपाने की क्या जरूरत पड़ गई? इसे समझने के लिए ना हमें मार्केट इम्पैक्ट को देखना होगा। सोचिए कि किसी बड़े हेज फंड को एक कंपनी के 1 करोड़ शेयर खरीदने हैं। 1 करोड़ शेयर बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, अब अगर वो फंड ये पूरा का पूरा ऑर्डर एक झटके में पब्लिक एक्सचेंज की ऑर्डर बुक पर डाल दे, तो क्या होगा? तो सब लोग देख लेंगे उसे। बिल्कुल। बाजार में मौजूद हर एक एल्गोरिदम और ट्रेडर उस विशाल डिमांड को देख लेगा, और इतनी बड़ी डिमांड देखकर तुरंत उस शेयर की कीमत आसमान छूने लगेगी। हाँ, प्राइस एकदम से शूट कर जाएगा। सही कहा। और फिर उस हेज फंड को बाकी के जो शेयर हैं वो बहुत महंगी कीमत पर खरीदने पड़ेंगे। इसी नुकसान से बचने के लिए बड़े संस्थान अपने ब्लॉक ट्रेड्स को डार्क पूल्स में ले जाते हैं। अच्छा, तो ये डार्क पूल्स असल में प्राइवेट एक्सचेंज है? हाँ, ये निजी एक्सचेंज होते हैं जो पब्लिक को अपना ऑर्डर डेटा नहीं दिखाते। मतलब जब तक सौदा पूरा नहीं हो जाता ना, तब तक किसी को भनक भी नहीं लगती कि लाखों शेयर्स किस कीमत पर खरीदे या बेचे गए हैं। ये तो एक ऐसे मैजिक शो की तरह हो गया जहां जादूगर स्टेज पर आपका ध्यान भटकाता है। मतलब वो अपना हाथ हिला रहा है और असली खेल पीछे छिपे हुए उसके असिस्टेंट्स खेल रहे होते हैं। बिल्कुल सटीक उपमा दी आपने। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, जब इतना बड़ा हिस्सा हमारी आंखों से छिपा ही हुआ है, तो जो डेटा एक आम ट्रेडर अपनी स्क्रीन पर देख रहा है, उसका मतलब ही क्या रह गया? सच कहूं तो जो डेटा स्क्रीन पे चमक रहा होता है ना, वो सिर्फ अतीत की कहानी है। मतलब जो हो चुका है। हाँ, वो सिर्फ यही बताता है कि क्या हो चुका है। लेकिन डार्क पूल्स और HFT के पास जो वास्तविकता होती है, वो भविष्य तय करती है। ये फर्में सिर्फ डार्क पूल्स का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि वे पब्लिक एक्सचेंज पर को-लोकेशन का भी फायदा उठाती हैं। को-लोकेशन, इसके बारे में तो पेरिस की किताब में काफी जिक्र है। हाँ, बहुत विस्तार से बताया गया है। कोलोकेशन का मतलब है कि ये फर्में अपने सुपर कंप्यूटर्स को एक्सचेंज के सर्वर रूम के ठीक अंदर लगाती हैं। एक्सचेंज के सर्वर रूम के अंदर?
बिल्कुल, उनके मैचिंग इंजन के एकदम बगल में, और इसके लिए वे करोड़ों डॉलर का भारी किराया भी देती हैं। लेकिन सर्वर को बगल में रखने से ऐसा क्या जादुई फायदा मिल जाता है? क्या ये सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स बचाने का चक्कर है? अरे, अब ये मिली सेकेंड्स का खेल नहीं रहा, ये माइक्रो सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स का खेल बन चुका है। नैनो सेकेंड्स? बाप रे। हाँ, ये इतना तेज है कि जब एक आम ट्रेडर अपने घर से कोई ऑर्डर प्लेस करता है ना, तो उसके इंटरनेट कनेक्शन से एक्सचेंज तक सिग्नल पहुंचने में जो समय लगता है, उस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के भीतर ये HFT मशीनें उस ऑर्डर को पढ़ लेती हैं। अच्छा, मतलब मेरा ऑर्डर पहुंचने से पहले ही वो पढ़ लेती हैं? बिल्कुल, वो पहले जाकर शेयर खरीद लेती है और फिर उसी ट्रेडर को कुछ पैसे महंगे दाम पर बेच देती हैं। ये तो सीधा सीधा फ्रंट रनिंग है। हाँ, इसे आप फ्रंट रनिंग का एक आधुनिक और तकनीकी रूप कह सकते हैं। ये मशीनें इंसान के पलक झपकने से हजारों गुना तेजी से डेटा प्रोसेस कर रही हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती। जो रेगुलेटर्स हैं या एक्सचेंज है, वो तो हमेशा कहते हैं कि मार्केट फेयर है, सबके लिए बराबर है। अगर ये सब इतना साफ है और पेरिस जैसी किताबों में खुलेआम लिखा है, तो क्या इसे रोकने के लिए कोई नियम नहीं है? नियम तो है, लेकिन तकनीक हमेशा नियमों से 10 कदम आगे चलती है। एक बहुत ही खतरनाक हेरफेर है जिसे मार्केट में स्पूफिंग या लेयरिंग कहा जाता है। स्पूफिंग? हाँ, इसके बारे में मैंने सुना है। इसमें होता क्या है कि एल्गोरिदम ऑर्डर बुक में किसी एक दिशा में हजारों फर्जी ऑर्डर्स लगा देता है। इस स्पूफिंग को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मतलब एक आम ट्रेडर जब अपनी स्क्रीन देखता है तो उसे क्या दिखता है और वो इस जाल में कैसे फंस जाता है। मान लीजिए एक शेयर 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अब HFT एल्गोरिदम क्या करेगा? वो 101, 102 और 103 रुपए के लेवल पर लाखों शेयर्स बेचने का एक विशाल ऑर्डर खड़ा कर देगा। ओके, एक बड़ी दीवार बना देगा। बिल्कुल, जब एक आम ट्रेडर अपना लेवल 2 डेटा या ऑर्डर बुक देखता है ना, तो उसे लगता है कि ऊपर की तरफ बहुत बड़ी सप्लाई है, एक बहुत मजबूत दीवार है जिसे तोड़कर कीमत ऊपर नहीं जा सकती। और उस दीवार को देखकर रिटेल ट्रेडर्स घबरा जाते हैं। हाँ, वो डर जाते हैं और अपने शेयर बेचने लगते हैं। और जैसे ही वे बेचना शुरू करते हैं, कीमत तो गिरने लगेगी। एकदम सही, कीमत गिरकर 99 या 98 रुपए पर आ जाती है। और उसी माइक्रो सेकंड में वो एल्गोरिदम अपने सारे बड़े सेल ऑर्डर्स कैंसिल कर देता है। कैंसिल कर देता है? मतलब वो ऑर्डर्स असली थे ही नहीं? नहीं, वे ऑर्डर्स कभी एग्जीक्यूट होने के लिए थे ही नहीं, वे सिर्फ डराने के लिए लगाए गए थे। यही तो स्पूफिंग है। कमाल है। और अब क्योंकि कीमत गिर गई है, वो एल्गोरिदम निचले स्तर पर आम ट्रेडर्स द्वारा बेचे गए शेयर्स को सस्ते में खरीद लेता है। तकनीकी रूप से देखें तो स्पूफिंग गैर कानूनी है, लेकिन ये साबित करना लगभग नामुमकिन है कि कोई ऑर्डर जानबूझकर कैंसिल करने के लिए लगाया गया था या फिर किसी असली स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। बिल्कुल। वो आपको पता है, ये एल्गोरिदम दिन भर में अपने 95% से ज्यादा ऑर्डर्स कैंसिल करते हैं। ये तो बिल्कुल एक फिशिंग नेट या मछली पकड़ने के जाल की तरह हुआ ना। मतलब मछलियों को लगता है कि वे एक सुरक्षित रास्ते पर जा रही हैं, जहां आगे दीवार है, इसलिए वे मुड़ जाती हैं। हाँ, और असली मकसद उन्हें एक जगह इकट्ठा करना होता है ताकि जाल को एक ही झटके में खींचा जा सके। और इसी बात से हमारी चर्चा उस बड़े भ्रम की तरफ जाती है जिसे हम ट्रेडिंग पैटर्न्स कहते हैं। चार्ट पैटर्न्स। किताबों में हमें सालों से हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, बुल फ्लैग जैसे कितने पैटर्न सिखाए जाते हैं। लेकिन अगर एल्गोरिदम इस हद तक ऑर्डर बुक को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो क्या इन पैटर्न्स का कोई मतलब भी रह जाता है? या हमें ये समझना होगा कि बड़े संस्थान इन पैटर्न्स का उपयोग कैसे करते हैं। देखिए, एल्गोरिदम को इन क्लासिक पैटर्न से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब वो चार्ट्स नहीं देखते? नहीं, वे पैटर्न नहीं पढ़ते, वे सिर्फ लिक्विडिटी पढ़ते हैं। बड़े संस्थानों के पास इतने बड़े ऑर्डर्स होते हैं कि उन्हें अपनी पोजीशन बनाने या काटने के लिए बाजार में एक साथ बड़े मात्रा में खरीदारों या विक्रेताओं की जरूरत पड़ती है। और इसी को लिक्विडिटी करते हैं। हाँ, और ये लिक्विडिटी उन्हें कहाँ मिलेगी? हम सभी जानते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के पास ही सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, क्योंकि यहीं पर पूरी दुनिया के ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस लगाकर बैठते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। और एल्गोरिदम ठीक इसी डेटा पॉइंट को अपना टारगेट बनाते हैं। जब चार्ट पर एक डबल बॉटम पैटर्न बनता है ना, तो दुनिया भर के लाखों रिटेल ट्रेडर्स ये सोचकर खरीदारी शुरू कर देते हैं कि अब यहाँ से कीमत ऊपर जाएगी। हाँ, और वे अपना स्टॉप लॉस ठीक उस बॉटम के थोड़ा सा नीचे लगा देते हैं। क्योंकि किताबों में तो यही सिखाया गया है कि सपोर्ट टूटने का मतलब है ट्रेंड का बदल जाना। सही बात है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और स्ट्रक्चरल जाल है।
जरा सोचिए, स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? अगर किसी ने शेयर खरीदा है तो उसका स्टॉप लॉस असल में एक सेल ऑर्डर ही तो है। बिल्कुल। बड़े खिलाड़ियों के जो एल्गोरिदम है वे जानबूझकर कीमत को नीचे की तरफ उसी सपोर्ट लेवल तक धकेलते हैं, और जैसे ही वो सपोर्ट टूटता है लाखों ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस एक साथ हिट होते हैं। मतलब बाजार में अचानक लाखों सेल ऑर्डर्स आ गए। हाँ, और बाजार में पैनिक फैल जाता है। यही वो पल होता है जिसका स्मार्ट मनी इंतजार कर रही होती है। उस भारी बिकवाली के बीच HFT मशीनें उन शेयर्स को सबसे निचले और सस्ते दाम पर आराम से खरीद लेती हैं। अरे बाप रे। और इसके तुरंत बाद बाजार वी शेप में तेजी से ऊपर की तरफ पलट जाता है। बिल्कुल पलटता है। आम ट्रेडर तो बस अपनी स्क्रीन को घूरता ही रह जाता है कि यार मेरा स्टॉप लॉस हिट होते ही शेयर ने अपना असली मूव देना शुरू कर दिया। इसे ही मार्केट की भाषा में लिक्विडिटी हंटिंग या स्टॉप रन कहा जाता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक बहुत ही सटीकता से डिजाइन किया गया मैकेनिज्म है। भीड़ जहां सोचती है कि खतरा है, स्मार्ट मनी ठीक वहीं से अपना सबसे बड़ा मुनाफा बनाती है। तो अगर किताबें हमें सिर्फ फंसाने वाले पैटर्न सिखा रही हैं और एल्गोरिदम हमारी आंखों के सामने डेटा का भ्रम पैदा कर रहे हैं, तो इस छिपे हुए खेल को पहचाना कैसे जाए? मतलब एक ट्रेडर जो अपने घर में एक लैपटॉप खोलकर बैठा है, वो अरबों डॉलर के इन सुपर कंप्यूटर से कैसे लड़ सकता है? देखिए, एडगर पैरिस की किताब और जो हमारे अन्य स्रोत हैं वे ये बात बहुत स्पष्ट करते हैं कि हम मशीनों से स्पीड में तो कभी नहीं जीत सकते। वो तो असंभव है। हाँ, एक इंसान कभी माइक्रोसेकंड्स में कैलकुलेशंस कर ही नहीं सकता। लेकिन इससे बचने का एक तरीका है कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ को समझना। कॉन्टेक्स्ट मतलब? एक साधारण ट्रेडर सिर्फ ये देखता है कि कैंडल हरी बनी है या लाल, लेकिन जो गहराई से समझने वाला ट्रेडर है ना, वो असामान्य वॉल्यूम और ऑर्डर फ्लो में बदलाव की तलाश करता है। इसे थोड़ा और साफ करते हैं। मतलब ऑर्डर फ्लो में असामान्य बदलाव स्क्रीन पर दिखता कैसा है? मान लीजिए कि कोई शेयर काफी समय से लगातार एक दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है। हाँ, प्राइस कहीं नहीं जा रही है। बिल्कुल, प्राइस वहीं रुकी है, लेकिन अचानक उस स्तर पर वॉल्यूम कई गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि बड़े संस्थान डार्क पूल से हटकर अब चुपचाप अपनी बड़ी पोजीशन बना रहे हैं। इसे एक्यूमुलेशन कहते हैं। अच्छा, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है पर प्राइस नहीं हिल रही। हाँ, और एक और तरीका है लिक्विडिटी वैक्यूम को पहचानना। ये लिक्विडिटी वैक्यूम क्या होता है? जब कीमत किसी अहम लेवल के पास पहुंचती है और अचानक ऑर्डर बुक से ऑर्डर्स गायब होने लगते हैं, जो बिड आस्क स्प्रेड है वो चौड़ा हो जाता है, तो ये इस बात का साफ संकेत है कि लिक्विडिटी हटाई जा रही है, ताकि कीमत को तेजी से किसी एक दिशा में धकेला जा सके। बिल्कुल। इन छोटे छोटे और सूक्ष्म संकेतों को पढ़ना ही चार्ट्स की असली भाषा को समझना है। लेकिन अगर हम थोड़ा व्यवहारिक होकर सोचें, प्रैक्टिकली बात करें, तो इंसान चाहे जितना भी संदर्भ समझ ले, कभी ना कभी तो वो इस लिक्विडिटी ट्रैप का शिकार होगा ही ना। हाँ, इंसानी गलती तो होती ही है, क्योंकि HFT फर्मों के पास तो अनलिमिटेड कैपिटल है। हर बार उनके जाल को पहचान लेना गणितीय रूप से भी असंभव लगता है। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है, और यहीं से जन्म होता है उस एकमात्र हथियार का जिससे दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर या कोई भी डार्क पूल मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और वो हथियार क्या है? वह अस्त्र है रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत बेसिक सी चीज लगती है। क्या सिर्फ अपना नुकसान कम रखने से हम अरबों डॉलर के एल्गोरिदम का सामना कर सकते हैं? कई बार मुझे लगता है कि ये सिर्फ धीरे धीरे हार मानने का एक तरीका है। नहीं, ये धीरे धीरे हार मानना नहीं है, बल्कि ये एल्गोरिथम को भूखा मारने का तरीका है। भूखा मारना? ये बहुत दिलचस्प है। कैसे? देखिए, HFT और बड़े संस्थान इस बात पर निर्भर करते हैं कि जब रिटेल ट्रेडर्स उनके जाल में फंसेंगे तो वो पैनिक करेंगे। वे चाहेंगे कि आम ट्रेडर भारी नुकसान में अपनी बड़ी पोजीशन काटें। हाँ, इंसान घबराकर सब बेच देता है। बिल्कुल, वे इंसान के अकाउंट ब्लो अप होने पर ही पैसा बनाते हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट एक शुद्ध गणितीय स्ट्रक्चर है। अगर एक ट्रेडर अपने हर ट्रेड में सिर्फ अपनी कुल पूंजी का 1% दांव पर लगाता है, तो एक एल्गोरिदम चाहे जितना भी स्पूफिंग कर ले, चाहे जितना बड़ा जाल बिछा ले, वो उस ट्रेडर से 1% से ज्यादा छीन ही नहीं सकता। इसका जो एक गणितीय पहलू है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। मतलब अगर मुझे 1% का नुकसान होता है तो उसे रिकवर करने के लिए मुझे लगभग 1.01% का मुनाफा चाहिए, जो आसानी से बन सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई ट्रेडर बिना रिस्क मैनेजमेंट के फंस जाता है और अपनी आधी पूंजी
यानी 50% कमा देता है, तो उसे वापस वहीं पहुंचने के लिए अपनी बची हुई पूंजी पर 100% का मुनाफा बनाना होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है। लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और यही वो असंतुलन है जिसका फायदा ये बड़े संस्थान उठाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट असल में वो ढाल है जो एक ट्रेडर को उस दिन के लिए जिंदा रखती है जब वो किसी सही और बड़े मूव को पकड़ सके, जब बड़े खिलाड़ी भी उसी दिशा में जा रहे हों। हाँ, एडगर पेरिस का निष्कर्ष भी यही है कि आप एल्गोरिदम को हरा नहीं सकते, लेकिन आप उनके बनाए हुए उस जाल में अपनी पूरी पूंजी गंवाने से इनकार जरूर कर सकते हैं। ये पूरी तरह से एक ट्रेडर के अपने नियंत्रण में होता है। और ये बात हमें आज की इस चर्चा के सबसे गहरे और अंतिम पड़ाव की ओर ले जाती है। हमने डार्क पूल्स, मशीनों की स्पीड, स्पूफिंग और मार्केट के बाहरी दुश्मनों पर काफी लंबी बात कर ली, लेकिन जब हम रिस्क मैनेजमेंट और पैनिक चलने की बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये लड़ाई अचानक कंप्यूटर स्क्रीन से हटकर इंसान के दिमाग के अंदर चली गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मनोविज्ञान या साइकोलॉजी इस पूरे खेल का कितना बड़ा हिस्सा है? अगर हम द स्पीड ट्रेडर्स और जो ट्रेडिंग मनोविज्ञान के बाकी स्रोत हैं उन्हें मिला दें तो एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता और है। वो सच क्या है? वो सच ये है कि मशीनें खुद कोई भावना महसूस नहीं करती, लेकिन उन्हें इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वे इंसान की भावनाओं का भरपूर फायदा उठा सकें। मतलब वो हमें ट्रिगर करती हैं। हाँ, एल्गोरिदम्स इंसान के बुनियादी डर और लालच को ट्रिगर करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए जब अचानक बिना किसी खबर के कोई शेयर कुछ ही सेकंड में 5% ऊपर भाग जाता है, तो स्क्रीन के सामने बैठे एक आम इंसान के दिमाग में फोमो पैदा होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और यही तो उस मशीन का उद्देश्य था। HFT फर्में अच्छे से जानती हैं कि अचानक आई इस तेजी को देखकर भीड़ ये सोचेगी कि जरूर कोई बड़ी खबर आने वाली है, और वे लोग ऊंचे दामों पर खरीदारी शुरू कर देंगे। बिल्कुल। मार्केट में इसे इग्निशन कहा जाता है। मशीन ने सिर्फ एक चिंगारी लगाई और इंसान के लालच ने उसे आग बना दिया। वाह! जैसे ही इंसान ने टॉप पर शेयर खरीदा, मशीन ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और कीमत धड़ाम से नीचे गिर गई। और इसके बाद जो होता है ना, वो और भी खतरनाक है। जब कीमत तेजी से गिरती है और ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट होता है, तो उसे लगता है कि बाजार ने उसे जानबूझकर लूट लिया है। उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा भर जाता है, जिसे हम बाजार की भाषा में रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडर बदला लेने की भावना से अंधा हो जाता है और बिना किसी सिस्टम या नियम के सीधे दोगुने लॉट साइज के साथ वापस उसी शेयर में कूद पड़ता है, बस अपना नुकसान कवर करने के लिए। हाँ, और जब वो ऐसा करता है ना, तो वो अब एक लॉजिकल इंसान नहीं रह जाता। वो सिर्फ लिक्विडिटी का एक और टुकड़ा बन जाता है जिसे एल्गोरिदम निगलने के लिए तैयार बैठा है। ये बहुत डरावना है। बाजार में सबसे बड़ा दुश्मन कोई ब्रोकर, कोई डार्क पूल या कोई HFT सर्वर नहीं है। एडगर पेरेस भी मानते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन व्यक्ति का अपना अहंकार और उसकी अधीरता है। ये सच में एक बहुत ही विचार करने योग्य बात है। अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के निष्कर्षों को एक साथ रखें, तो हमने एक ऐसी दुनिया के स्ट्रक्चर को डिकोड किया जो आमतौर पर किताबों की सरल भाषा के पीछे छिपी रहती है। बिल्कुल। हमने समझा कि कैसे डार्क पूल्स और HFT को-लोकेशन के जरिए जो असली वॉल्यूम है उसे आम पब्लिक से दूर रखा जाता है। और हमने स्पूफिंग और लिक्विडिटी हंटिंग के उन मैकेनिज्म को भी समझा जहां क्लासिक चार्ट पैटर्न्स का उपयोग सिर्फ छोटे ट्रेडर्स को एक जगह इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, ताकि बड़े संस्थान अपने विशाल ऑर्डर्स आसानी से पूरे कर सके। सबसे अहम बात, हमने ये देखा कि इस पूरे संस्थागत युद्ध क्षेत्र में जीवित रहने का एकमात्र गणितीय और तार्किक तरीका एक सख्त रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब ये समझना कि हारना खेल का हिस्सा है, लेकिन अपनी हार की सीमा तय करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अंततः ये लड़ाई मशीनों से ज्यादा अपने स्वयं के मनोविज्ञान और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने की है। ये जानना कि कब बाजार केवल आपके लालच को भड़का रहा है, एक ट्रेडर को सबसे बड़ी तबाही से बचा सकता है। ये पूरा विश्लेषण इस तथ्य पर रोशनी डालता है कि ट्रेडिंग हमारे सिर्फ एक वित्तीय गतिविधि नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक युद्ध है। बिल्कुल। और इसी बात से एक आखिरी विचार सामने आता है जो मुझे लगता है कि इस पूरे डीप डाइव का सार हो सकता है। सोचिए, अगर ये शेयर बाजार वास्तव में इंसानी मनोविज्ञान, हमारे बुनियादी डर, हमारे लालच और हमारे अहंकार का एक इतना विशाल और क्रूर आईना है जहां मशीनें सिर्फ हमारी कमजोरियों का शिकार करने के लिए कोड की गई हैं, तो क्या एक सफल ट्रेडर बनने की जो प्रक्रिया है वो असल में एक बेहतर, शांत और पूरी तरह से आत्मनियंत्रित इंसान बनने की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है?
क्या बिना खुद को जीते कोई कभी भी इस बाजार को जीत सकता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगली बार जब भी कोई ट्रेडर उस साफ सुथरी चार्ट स्क्रीन को देखे तो ये याद रखना जरूरी है कि बाजार कभी भी वो नहीं होता जो वो दिखाई देता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है।